आप सभी प्रेस क्लब के साथियों को अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। चूँकि लोकसभा की तैयारी कर रही है और यह हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमारी पार्टी बनने के पहले एक नीति अभिवचन डिक्लेयर करती है और अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर जी नीति अभिवचन जारी करेंगे। धन्यवाद। First of all, I welcome the friends of media. See, today we are declaring the policy commitment for 2019 parliamentary elections. After 6 days of the declaration of Morning Code of Conduct and before 2 days of the first notification of the first phase of elections, ये जो नीति अभिवचन है अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में 2019 के चुनाव के लिए ये नीति अभिवचन डिक्लेयर करने वाली पहली पार्टी है। हमने चुनाव के पहले ही इस बात को कहा था कि जैसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर होगा उसके एक वीक के भीतर जो है हम लोग अपनी नीति को डिक्लेयर करेंगे। इसके पीछे दो मकसद है। एक मकसद ये है कि हम भारत की जनता को इस नीति के आधार पर चुनाव के लिए अपील कर रहे हैं, वोटिंग के लिए अपील कर रहे हैं। दूसरा ये भी मकसद है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स, जो ऑफिशियल कैंडिडेट्स जो 200 से ज़्यादा 20 राज्यों में हम लोग जो है वो चुनाव लड़ा रहे हैं, वो कैंडिडेट्स भी इसको पढ़कर जो है इसको बाइंड होकर जो है वो नॉमिनेशन फाइल करें। ये जो है नीति अभिवचन काफ़ी वास्ट है, लेकिन मैं इसके ब्रीफ पॉइंट्स बता पाऊंगा क्योंकि ये न्यू इंडिया एनलाइटेंड इंडिया का नया भारत प्रबुद्ध भारत बनाने का जो है वो नीति अभिवचन है। इसके मेन पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि आप उसको नोट डाउन करेंगे और एक प्रेस नोट भी दिया हुआ है, वो आपको हेल्पफुल होगा। इसका पहला पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया ह्यूमन राइट्स इंडिया का जो पार्ट है उसमें भारत के संविधान को हम पूर्णतः इम्प्लीमेंट करेंगे। भारत के संविधान के साथ अगर कोई मेजर छेड़छाड़ करता है तो उसके साथ हम फाइट आउट करेंगे। ये पहला एस्पेक्ट है। दूसरी बात, भारत के संविधान में 4-5 मेजर अमेंडमेंट्स लाना हम चाहते हैं, जो बहुत मेजर अमेंडमेंट्स है। एक, पहला, हम भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स को लाना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ जो हमने रेटिफाई किया उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भारत के आदिवासी है उनके लिए 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 275(1) और जितने बाकी रिलेवेंट आर्टिकल्स है उसको हम अमेंड करना चाहते हैं, जिससे जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है जो राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल का, उसमें उनको जो 5 राइट्स दिए हैं, लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वो हम लाना चाहते हैं। और आदिवासियों के एरियाज में जो भी ग्राम सभाएं हैं अगर वो परमिट करती है तो उसमें 15 से 20% का शेयर होल्डर, अगर कोई भी कंपनी लगती है तो उस कंपनी में शेयर राइट्स, इक्विटी राइट्स जो आदिवासी को देने का प्रोविजन हम इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा मेजर अमेंडमेंट हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में करना चाहते हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में करना चाहते हैं, जो पूरी चुनावी व्यवस्था को बदलने का, केवल वीवीपैट 50% नहीं, वो तो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया पहली पार्टी है जो 2017 में मैंने 14 अप्रैल को पिटीशन किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उसके बाद मुझे खुशी है कि देश की पूरी पार्टीज को मैंने लिखा और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पार्टीज ने पिटीशन फाइल किया है कि 50% वीवीपैट्स काउंट होनी चाहिए। बहुत कम लोगों को मालूम है कि इसका जो फर्स्ट पिटीशन है वो मैंने किया था 2017 में। लेकिन इसके साथ हम भारत की पूरी चुनावी व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। उसके प्रमुख मुद्दे हैं
FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विद सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम बदलकर हाइब्रिड सिस्टम लाना चाहते हैं जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होगा। FPTP अगर होगा तो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, यानी एक एमपी नहीं 2 एमपी जाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और PR सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी जिस पार्टी को जितना परसेंटेज वोट है उसके उतने MP और MLA होंगे। ये पहला मेजर अमेंडमेंट हम लाना चाहते हैं। दूसरा, आप लोग सब जानते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड मैं उसको कहूंगा। पहले कांग्रेस ने किया 1976 में और बाद में 2001 में बीजेपी ने किया कि जो भारत के MP और MLA के जो संख्या है उस पर सीलिंग लगी हुई है और इफेक्टिवली ये सीलिंग 2034 तक होगी। उस समय तक भारत का MP 20 लाख पर होगा और भारत का MLA 6 लाख पर होगा। क्यूबा में आज MP 16,000 पर है और ब्रिटेन में 90,000 पर है। चाइना जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें 4 लाख पर एक रिप्रेजेंटेटिव है और अमेरिका जिसकी हम दुआई देते बार बार जो है उस पर 6 लाख पर एक MP है। भारत में आज 23.5 लाख पर एक MP है और 3.25 लाख पर एक MLA है। ये फ्रॉड सिस्टम है। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को साथ PR सिस्टम हम लाना चाहते हैं, MP MLA की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, जो भी कंपनी इस पार्टी को डोनेशन कर रही है, जो हजारों करोड़ रुपए का डोनेशन पार्टीज दे रही है अलग अलग तरीके से, उसको हम बंद कराना चाहते हैं। एक डायरेक्ट नेशनल इलेक्टोरल फंड बने, उसमें जिसको भी टैक्स एग्जम्पशन चाहिए वो उसमें डोनेट करे और उसके बाद जो है अपना टैक्स रेबिट ले और एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला से सब पार्टीज और कैंडिडेट्स को पैसा मिलना चाहिए। ये चौथी मेजर बात है। EVM का मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मिनिमम 50% पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए या एटलीस्ट 30% तो होना चाहिए, जो इंटरनेशनल आइडिया कहता है, जो यूनाइटेड नेशंस की स्टैंडर्ड एजेंसी। अगर इलेक्शन कमीशन को इसके विषय में जानकारी है, तमाम चीजें मैंने ऑन रिकॉर्ड लाया है। अगर 50 ना भी हो तो 30% मिनिमम काउंट होना चाहिए, ये इंटरनेशनल रूल है, उसके हिसाब से पेपर ट्रेल काउंटिंग होना चाहिए। पांचवा, मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए। आप मीडिया के दोस्त हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए मीडिया रेगुलेशन 2 तरह का होना चाहिए। एक डिमांड ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई है उसके हिसाब से आप जो रेट्स बढ़ा देते हैं एडवर्टीजमेंट्स के, वो ना हो। एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन करेगी कौन से चैनल नेशनल है, रीजनल है, उसका क्या रेट होगा एडवर्टीजमेंट का, वही रेट रहना चाहिए पूरे एडवर्टीजमेंट का पूरे चुनाव तक। दूसरा, हर मीडिया पर बाइंडिंग होना चाहिए कि हर लीडर को हर पार्टी के व्यूज को वो दिखाए और उसको टाइम एलोकेशन हो। मिनिमम 2 बाइंडिंग होना चाहिए और एग्जिट पोल्स और ओपिनियंस पोल्स के ऊपर में बैन होना चाहिए। ये मेजर चुनावी व्यवस्था के एस्पेक्ट्स है। इसके अलावा हम भारत के अंदर में 2-4 मेजर लॉज लाना चाहते हैं। एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन लॉ लाना चाहते हैं, जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, जितने भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन है, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, वो एबॉलिश हो। उसमें लॉ ऑफ रिपेरेशन लाना चाहते हैं। लॉ ऑफ रिपेरेशन यानी पर्टिकुलरली जो ये तरह के क्राइम करेगा, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करेगा, उसकी संपत्ति से वो पैसा रिकवर होना चाहिए। जो अभी हमको बजट से मिलता है वो उसका डिफरेंशियल अमाउंट केवल हो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्राइम किया तो जेल होना केवल सफिशिएंट नहीं है। मान लीजिए अगर एट्रॉसिटी होती है तो उसके ऊपर में जो है उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर होना चाहिए। ऐसा लॉ ऑफ रिपेरेशन ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स में साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में है, हम उसको इंडिया के अंदर लाना चाहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स, RSS और RSS से संबंधित और भी कई तरह की नॉन स्टेट एक्टर्स है जो भारत के कानून के किसी दायरे में नहीं है। जो मैंने ह्यूमन राइट्स का अमेंडमेंट का बिल ऑलरेडी संसद को दिया है, मैंने 16 बिल ऑलरेडी संसद को दिए हैं। उसमें 2 बिल ह्यूमन राइट्स के, 2 बिल इंडिजिनियस राइट्स के हैं और 11 बिल चुनावी व्यवस्था के हैं। जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स है और प्राइवेट सेक्टर है, उनको हम ह्यूमन राइट्स के लिए जो है वो बाइंडिंग बनाना चाहते हैं। उसके साथ पार्लियामेंट के अंदर हम मेजर सुधार करना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हम पार्लियामेंट्री रूल्स को अमेंड करना चाहते हैं। 2-4 बड़ी जो है रूल्स हम लाना चाहते हैं। एक, राइट टू सिटीजन्स बिल, यानी भारत के हर नागरिक को यह अधिकार होगा कि वो संसद को बिल बनाकर दे सके। भले उसको उस बिल पर वोटिंग करने का अधिकार नहीं, लेकिन बिल बनाकर वो दे पाएगा। उसको कोई भी जो MP है वो साइन करके टेबल करेगा एज अ प्राइवेट मेंबर्स बिल, या ऑलरेडी बहुत सारी कमिटीज है ऑलरेडी संसद में, वो उसको अप्रूव करेगी और उसको ले डाउन करेगी और उसके ऊपर फिर संसद जो चाहेगी वो वोटिंग करेगी, उस पर जो लॉ बनना बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन सिटीजन्स बिल का राइट हम लाना चाहते हैं। ये भी एक ह्यूमन राइट है जो हमारे देश में नहीं आया। 3-4 मेजर पार्लियामेंट्री कमिटीज को हम बनाना चाहते हैं।
एक ह्यूमन राइट्स की पार्लियामेंट्री कमेटी अभी नहीं है, उसको हम बनाना चाहते हैं। एक डिजिटल डेटा की कमेटी बनने की जरूरत है भारत में, क्योंकि डिजिटल डेटा का बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, वो कमेटी हम बनाना चाहते हैं। इसके साथ और बहुत सारे मिसलेनियस कमिटीज को हम बनाना चाहते हैं और मॉडर्न स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट as far as the constitutional India and human rights India is concerned. Second part is regarding the agricultural distress. As we know कि भारत में मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्स्पिक्यूअस फेलियर है और बहुत ज्यादा मेजर फेलियर है। हम लोग सब जानते हैं कि अभी 7% से नीचे हमारा जीडीपी आ गया। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो 8% से ऊपर हमारा जीडीपी था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन एंड नोटबंदी और रॉन्ग जीएसटी की पॉलिसी की वजह से आज हमारा जो जीडीपी है वो 8% से 7% के नीचे आ गया। 45 साल में जो बेरोजगारी नहीं थी, आज वो बेरोजगारी है। ये सीएमआई का रिपोर्ट बोल रहा है, एनएसएसओ का रिपोर्ट बोल रहा है 6.5 करोड़ युवा बेरोजगार है। ये हमारे देश का एनवायरमेंट का सिनारियो, और पता नहीं ये लोग कैसे कह रहे बीजेपी वाले कि हम तो अच्छे दिन लाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारत के साथ में सबसे बड़ा पॉलिसी फ्रॉड है जो मोदी गवर्नमेंट ने किया। मेरा ये सीरियस एलिगेशन है प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को जानबूझ के पीछे लाया। चाइना और अमेरिका और बाकी कंट्रीज के जीडीपी को फायदा पहुंचाने के लिए द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डेलिबरेटली भारत की अर्थव्यवस्था को अबॉलिश किया है। ये मेरा डायरेक्ट चार्ज है, आप उसको छाप सकते हैं। आपका भी नहीं, आप नहीं छापेंगे तो मेरा सोशल मीडिया में मीडिया दिखाएगा, क्योंकि मेरा भी मीडिया यहाँ पर चल रहा है। तो ये मेजर इश्यू है। दूसरा एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है। स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट 2006 में डिक्लेयर हुआ। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने, अब बीजेपी की गवर्नमेंट ने इस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया। हम उन तमाम रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे और भारत में सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन को लाएंगे, जो बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकंड जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। भारत के जितने किसान हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा खेती करने के लिए, और जो मार्जिनल फार्मर्स है और लैंडलेस लेबरर्स है उनको भी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। जितने भूमिहीन किसान हैं उन भूमिहीन किसानों को हम 5 एकड़ जमीन देंगे, और अगर जमीन नहीं है तो जो जिनके पास ज्यादा जमीन है उनसे हम परचेज कर देंगे, और उसके बावजूद भी अगर जमीन नहीं है तो उनके अकाउंट में 50 लाख रुपया डिपॉजिट किया जाएगा, जो एक बॉन्ड्स और इक्विटीज के रूप में होगा, जिसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और इसके साथ में जो है उनको कोलैटरल गारंटी भी मिलेगी। ये सेकंड एग्रीकल्चरल पार्ट है। तीसरा पार्ट है शिक्षा का, एजुकेशन का। हम जीडीपी का 7 to 8%, लगभग 6 to 8% हम शिक्षा के ऊपर स्पेंड करेंगे। 12वीं तक एक जैसी एजुकेशन होगी। अंबानी का लड़का और आदिवासी का लड़का एक स्कूल में पढ़ेगा, कोई इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ेगा और कोई गांव की स्टेट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। सबका एक तरह का एजुकेशन स्टैंडर्ड होगा। ये 12वीं तक होगा। हायर एजुकेशन जो अभी 23% है इंडिया में, उसको हम 75% तक ले जाएंगे, और यूनिवर्सल एजुकेशन की पॉलिसी को हम लाएंगे और चीप एंड एक्सेसिबल एजुकेशन को बनाएंगे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। चौथी बात है इकोनॉमी की। वी आर गारंटिंग कि वी विल एंश्योर अ ग्रोथ रेट ऑफ 8 to 10% ऑफ द जीडीपी इन इंडिया, और उसका हमने मॉडल भी दिया है जिसको हम प्रैग्मेटिक ह्यूमैनिस्टिक इकोनॉमी बोल रहे हैं, जो लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव दोनों ड्रिवन होगी। यानी लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि आज हमारे यहाँ जो जॉबलेस ग्रोथ है, जो 1 करोड़ 10 लाख हमको रोजगार चाहिए और हम 25 लाख रोजगार भी जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहे। इसका मेजर रीजन ये है कि आज हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो केवल कैपिटल ड्रिवन है, वो लेबर ड्रिवन नहीं है। तो लेबर एंड कैपिटल ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल होगा। डोमेस्टिक डिमांड एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दोनों तरह की इकोनॉमी होगी, और उससे हम 8 से 10% का जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे। टैक्स सिस्टम में टोटल आमूलाग्र परिवर्तन लाया जाएगा। 10 लाख तक केवल 8% का टैक्स रेट होगा, और जिनके पास 50 लाख से ऊपर पैसा है उनका टैक्स रेट 42% तक होगा। इसके साथ भारत में कुछ टैक्सेस लगाने की जरूरत है। इनहेरिटेंस टैक्स, जो 1 करोड़ 2 करोड़ की संपत्ति फादर बच्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। टॉपिंग टैक्सेस लगाए जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाए जाएंगे, ग्रीन टैक्सेस लगाए जाएंगे, और रिलीजियस एंडाउमेंट्स में जो पैसा है उसको भी टैक्सेशन के दायरे में लाया जाएगा। और इसको एक फॉर्मूला है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, E4H2S2R2, इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा। इस तरह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है
जो जातीय पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था है, आज की जो अर्थव्यवस्था है ये जातीय पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था है। 1% लोगों के पास 60% संपत्ति हो गई है। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर पड़ोसी देश पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विजय माल्या पे, नीरव मोदी पे, चौकसी भाई पर वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर पाए। लाखों करोड़ रुपया लेकर भाग गए और भागने वाले अधिकतर लोग गुजराती थे। ये बात भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि गुजरात के प्राइम मिनिस्टर है और पैसा लेकर भागने वाले भी अधिकतर लोग गुजरात के थे। वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ एनी स्टेट, लेकिन ये फैक्ट है कि जो ज्यादातर लोग भागे वो गुजराती है। 100 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक इकोनॉमी है देश में और इसकी तमाम काली अर्थव्यवस्था, इसकी 70-80% भारत में, 20-25% भारत के बाहर है। इसको हम अनर्थ करेंगे और इसको वो E4H2SO2 का जो फॉर्मूला है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, थोड़ा लंबा है, आपको मैं ब्रीफ करूंगा। सिटीजन्स इनकम राइट, वेरी यूनिक, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एनी पार्टी इज डिक्लेयरिंग दिस। बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक, जो भी बुजुर्ग है मरने तक, हर नागरिक को पर कैपिटा जीडीपी का 8% से 12% जो है वो पैसा डिपॉजिट होना चाहिए उसके अकाउंट में, जो लगभग 1000 रुपए आता है। एक दूसरा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जितने बीपीएल के 36 करोड़ लोग हैं, आप अगर चाहेंगे तो मैं ब्रीफ करता हूं क्योंकि वीडियो के लिए भी है। Then I feel you are not able to publish it properly. मैं आपका ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस विदर्भ के लिए नहीं है, इंडिया के लिए, इसलिए मैं आपको विदर्भ का बता दूंगा, लेकिन मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया के लिए और इट इज अ नेशनल प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं चाहूंगा आप मुझसे 5 मिनट बेयर करेंगे। आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए। हाँ, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। आई विल जस्ट ब्रीफ यू इन ब्रीफ। सिटीजन्स इनकम राइट जो है वो 1000 रुपया लगभग हर नागरिक के अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट होगा, बच्चा पैदा होने से मरने तक। हर गरीब को यूनिवर्सल बेसिक इनकम 800 से 1000 रुपए मिलेगा। E4H2SO2 यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एंडाउमेंट्स, हेल्थ, हाउसिंग, स्किल, सोशल सिक्योरिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन को एंश्योर किया जाएगा। SC/ST, OBC, DT&T माइनॉरिटीज के लिए OBC का रिजर्वेशन हम बढ़ा के 27% से 45% करेंगे। OBC का रिजर्वेशन प्रमोशन में इंश्योर करेंगे। SC/ST का रिजर्वेशन 25% करेंगे। OBC का बजट में सब प्लान बना के 25% रिजर्व करेंगे। SC/ST को जो है वो 20% रिजर्व करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन लाएंगे। ये SC/ST, OBC माइनॉरिटीज के लिए होगी। इंडिया को साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्टेट बनाया जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट बनाया जाएगा। भारत की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी जो है वो भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके होगी। कश्मीर की समस्या का समाधान हम 370 के अंतर्गत करेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत करेंगे, ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉ के तहत करेंगे। और छोटे राज्य विदर्भ, भील प्रदेश यानी आदिवासियों के राज्य, पश्चिमी ओडिशा, इस तरह के जो छोटे राज्य है उसके लिए सेकंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बैठाएंगे। भारत को, नागपुर को या हैदराबाद को दूसरी राजधानी बनाएंगे, विंटर कैपिटल ऑफ इंडिया, नागपुर या हैदराबाद को। और इसके साथ जो कल्चरल पॉलिसी है वो मानवता की होगी। हिंदू राष्ट्रवाद को हम रिजेक्ट करेंगे, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को हम रिजेक्ट करते हैं। भारत एक सेकुलर नेशन है और प्रबुद्ध राष्ट्र रहेगा और इसके आधार पर, मानवता के आधार पर, संविधान और मानव अधिकारों के आधार पर, विज्ञान के आधार पर नया भारत, प्रबुद्ध भारत हम बनाएंगे। बड़ी एग्जॉस्टिव पॉलिसीज है, वी आर द फर्स्ट पार्टी टू डिक्लेयर दिस। अब रही इलेक्शन की बात, आपका एक क्वेश्चन था, आप नोट करेंगे 20 से ज्यादा स्टेट्स में 200 से ज्यादा सीट्स पर हम लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, कोई अलायंस का पार्ट नहीं है, किसी भी तरह के अलायंस का। अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया पार्ट नहीं है, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना कोई थर्ड और अलायंसेस हो रहे उसका हम पार्ट नहीं है। और केरला, तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेके त्रिपुरा तक अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की सीट्स है। महाराष्ट्र में 30+ सीट्स होगी, जिसमें विदर्भ की लगभग 8 सीट्स होंगी और महाराष्ट्र में टोटल 30+ सीट्स होंगी। विदर्भ की सीट्स में आपके इंटरेस्ट की सीट है। नागपुर से जो है वो हमने जो है एडवोकेट बागड़े मैडम को जो है वो नॉमिनेट किया है। रामटेक से विनोद पाटिल जी को किया है, विद्या बागड़े मैडम, सॉरी विजया बागड़े मैडम। दूसरा, विनोद पाटिल जी को हमने रामटेक से नॉमिनेट किया है। चंद्रपुर से हमने
विनोद पाटिल को, चंद्रपुर से हमने नितेश डोंगरे जी को नॉमिनेट किया है, देवराव नन्नावरे जी को हमने चंद्रपुर से नॉमिनेट किया है। 4 सीटें हो गई। आज और कल में बची हुई 8 सीटें या 9 सीटें हम लोग एबी फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। शायद 8 से 9 हो सकती है, 8 से कम नहीं होगी। मराठवाड़ा में भी हमने यहाँ पूरी 8 सीट्स में नॉमिनेशन किया हुआ है और बाकी जैसा फेज आगे जाएगा और भी नॉमिनेशन होगा। ये मेरा यानी जो है ब्रीफिंग था। अब आप चाहे भी कैन आस्क द क्वेश्चंस। तुम्ही बोललात होता की बिल आणा मग विविध बिलं सांगितले अशा वेळी तुमची लोकसभेमध्ये बहुमत तुमची या निवडणुकीमध्ये लिहून येईल अपेक्षा ह्या लोकसभेमध्ये कमीत कमी 5 यायला पाहिजे, 5 यायला पाहिजे कमीत कमी देशामधून। आणि जे आम्ही मूव करतोय बिल, त्या बिलला आम्ही मूव करू इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो पास होगा या गिरेगा, इसका हमको जो है वो चिंता नहीं है। मैं पहले सेशन में ही, क्योंकि 16 बिल तो मैंने ऑलरेडी दिए हैं, उसको बस साइन करके रखना है। उसके बाद पहले सेशन में ओबीसी का रिजर्वेशन 45% करने का, SC/ST को 25% करने का और प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन को लाने का बिल में मूव करने वाला हूँ पहले सेशन में। तो वो बिल गिर जाए चाहे पास हो जाए, फिर कांग्रेस बीजेपी या जो बाकी पार्टी है उनको हम हाउस में देखेंगे क्या करना है। ये आपको बोला कि 5 MP आपकी जो क्या आएंगे, तो स्टेट से कितने आ रहे? महाराष्ट्र से जो है 1 आना चाहिए कम से कम। ट्राइबल सीट पे आएगा। अब आप ट्राइबल सीटें ढूंढ लीजिए महाराष्ट्र की। पालघर है, दिंडोरी है, गढ़चिरौली है, नंदुरबार है। ट्राइबल सीट पे एपीआई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ट्राइबल सीट पे एपीआई जीतती है। क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में एपीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है आदिवासियों के बीच में, तो महाराष्ट्र के आदिवासी की सीट जीतने की संभावना है। नागपुर में जो है फाइट टफ होगा और यूनियन मिनिस्टर जो भी है हमारे गडकरी जी, उनके करप्शन स्कैंडल को हम बाहर लाएंगे। बहुत ज्यादा करप्शन हो गया है सारा, मेट्रो से लेके सब बड़े बड़े रोड्स के और ब्रिजेस के अंदर में, उसको हम आगे लाएंगे। और नागपुर का डेवलपमेंट जो है वो झुग्गी झोपड़ियों का अभी तक नहीं हुआ, पट्टा नहीं दिया अभी तक, पट्टा राइट्स नहीं दिया, सबसे बड़ी बात है, जबकि ऑर्डर है ऑलरेडी फिर भी पट्टे राइट्स नहीं दिए। इस तरह के इश्यूज है कि जो डिफरेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है वेस्ट नागपुर का, साउथ वेस्ट नागपुर का, लेकिन ईस्ट नागपुर, मध्य नागपुर, नॉर्थ नागपुर का नहीं हो रहा है। इसके ऊपर में हम ध्यान देंगे। ओवर थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बाईट लेना है। प्लीज मोस्ट वेलकम।